इसके पहले जैसे हमने बताया हुआ था रैखिक संबंध के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे रैखिक संबंध, सहसंबंध, अर्थ व परिभाषा के बारे में। सर्वप्रथम हम सहसंबंध का अर्थ समझेंगे कि सहसंबंध का अर्थ क्या होता है। अब हम जानते हैं कि अधिकांश परिस्थितियों में दो चल के मूल्यों में एक साथ परिवर्तन होते देखा जाता है। दो चलों के मूल्यों में एक साथ होने वाले परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? दो चल के बीच कार्य और कारण का संबंध हो। अगर दो चलों के बीच में कार्य और कारण का संबंध हो रहा है तो इसी परिस्थिति में दोनों मूल्यों में हमें किसी एक मूल्य में परिवर्तन होता दिखाई देगा, जैसे ऊपर अभी बताया गया। किसी अन्य कारण के प्रभाव से उन दोनों चलों के मूल्य में परिवर्तन। अब ऐसा नहीं है कि उसमें केवल और केवल कार्य और कारण ही बने, उसमें कोई तीसरा प्रभाव भी काम कर सकता है या कोई तीसरा प्रभाव भी उसको परिवर्तित कर सकता है। आगे देखेंगे, किसी विस्तार की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज के उदाहरण में अधिकांश रूप से वर्षा अधिक हो तो चावल की उपज बढ़ती है। इनके कहने का मतलब ये है कि किसी विस्तार में अगर वार्षिक वर्षा यानी उसके वर्ष में जो वर्षा हुई है, अगर वो बरसात बढ़ेगी तो चावल की उपज बढ़ेगी, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। यदि कम वर्षा होती है तो चावल की पैदावार कम होगी। अगर मान लो कम वर्षा हो रही है, बरसात कम हो रही है, तो चावल की उपज कम होगी। अतः यह वर्षा यहाँ कारण है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे वर्षा जो है वो कारण बन रही है। किसके लिए? चावल की पैदावार के लिए। तो चावल की पैदावार यहाँ पे क्या बनेगा? कार्य बनेगा। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की आय समान रहती हो तो उसका खर्च बढ़ने से बचत बढ़ती है और खर्च घटने से बचत बढ़ती है। यह खर्च का यहाँ कारण है। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आय समान रहती हो तब उसका खर्च बढ़ने से बचत घटती है। अगर हमारा खर्च बढ़ेगा तो बचत क्या होगी? घट जाएगी। अगर खर्च घटने से, जबकि हम खर्च क्या करेंगे? कम करेंगे, तो बचत बढ़ेगी। दोनों में एक दूसरे का विपरीत संबंध। यहाँ खर्च या कारण है, यहाँ पे खर्च क्या है? कारण, जबकि बचत कार्य है। हम क्या कर रहे हैं? बचत। जो हम करते हैं वो क्या होता है? कार्य होता है, और उसके जिस लिए करते हैं वो क्या बनता है? कारण। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? हम बचत करते हैं तो वो हमारा क्या बनेगा? कार्य बनेगा, और पैसा हमारे पास बढ़ेगा तो वो हमारा क्या बनेगा? कारण। यानी खर्च हम घटाते बढ़ाते हैं तो वो कारण बन रहा है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में दोनों चलों में होने वाले परिवर्तन कार्य कारण के संबंध का निर्देश करते हैं। कभी कभी दोनों चल परस्पर आधारित होने पर किसी भी एक चल के कारण एवं दूसरे चल के कार्य निश्चित रूप से कहे नहीं जा सकते। इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनमें हम कार्य और कारण को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं या अलग नहीं कर सकते हैं। सामान्य रूप से आर्थिक चलों के लिए ऐसा बन सकता है जैसे कि मांग व पूर्ति। इनके कहने का मतलब यह है कि सामान्य रूप से आर्थिक चलों के लिए ऐसा बन सकता है कि जैसे मांग और पूर्ति। यहाँ मांग बढ़े तो पूर्ति बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु की अगर मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और जब पूर्ति बढ़े तब मूल्य घटने होने की ओर जाता है और उसी कारण से मांग बढ़ती है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब हमने पूर्ति को तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर हम उसके मूल्य को भी कम कर सकते हैं तो उससे भी मांग बढ़ सकती है। इस प्रकार मांग व पूर्ति परस्पर आधारित हैं, इसलिए मांग और पूर्ति यहाँ पे जो होगा वो एक दूसरे पर क्या होगा? आधारित होगा। उसी प्रकार पति की आयु व पत्नी की आयु भी इस प्रकार की परिस्थिति के उदाहरण हैं। रेनकोट की बिक्री व बरसाती जूते की बिक्री के उदाहरण में दोनों चलों के मूल्य वर्षा मौसम में बढ़ते हैं।
अगर हमें रेन कोट लेना होगा तो हम ठंडी में तो लेंगे नहीं, कब लेंगे? बरसात में। उसी प्रकार बरसाती जूते का काम कब आता है? जब बारिश पड़ती है। तो दोनों हम कब खरीदेंगे? जब बरसात ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ दोनों चलों के बीच किसी प्रत्यक्ष कार्य कारण का संबंध नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो चल बताए गए इनमें प्रत्यक्ष कार्य और कारण बन ही नहीं रहा है, परंतु रेनकोट की बिक्री एवं बरसाती जूते की बिक्री में होने वाले परिवर्तन या तीसरे चल पर आधारित है। अभी इसके ऊपर जो बताया गया था दूसरे नंबर का टॉपिक कि किसी अन्य कारण के प्रभाव उन दोनों चलों के मूल्यों में परिवर्तन, तो यहाँ पे तीसरा कारण बन रहा है। तीसरा कारण हमारा कौन सा है? वर्षा का। अगर बरसात पड़ेगी तो बरसाती जूते और रेनकोट दोनों को खरीदना पड़ेगा। यह परोक्ष कार्य कारण के संबंध उदाहरण हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि ये बरसाती जूते और इसके बाद रेनकोट की बिक्री में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है? बरसात के कारण हो रहा है, इसलिए इसे परोक्ष कार्य कारण के संबंध का उदाहरण माना जाता है। आगे हमारा आएगा दो चलों के बीच संबंध के उदाहरण को देखने के पश्चात हम सहसंबंध की परिभाषा निम्न अनुसार दे सकते हैं। यदि दो चलों के मूल्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण एक साथ में परिवर्तन होते हों तो उन दोनों चलों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है या कहा जाएगा। जब दो सहसंबंधित चलों के युगल युक्त मूल्यों को आलेख पत्र पर प्रदर्शित करें और उस आलेख के बिंदु एक ही सुरेखा पर आएं, अर्थात किसी मूल्य के अत्यंत समीप हो, तो ऐसा सहसंबंध को रैखिक संबंध कहेंगे। इनके कहने का मतलब है जब दो सहसंबंधित चल के युगल युक्त मूल्यों को आलेख पत्र पर हम प्रदर्शित करते हैं और आलेख बिंदु एक ही सुरेखा पर आए, अर्थात किसी बिंदु के अत्यंत समीप हों, ऐसे सहसंबंध को रैखिक संबंध कहते हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रैखिक सहसंबंध किसे कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो दो संबंधित चलों के मूल्य में परिवर्तन लगभग अचल अनुपात में हो तो उन दो चलों के बीच रैखिक संबंध है, ऐसा कहा जाएगा या कहा जाता है या कहेंगे। सामान्य रूप से प्रकृति विज्ञान जैसे कि गणित और भौतिक में दो चल संपूर्ण रैखिक संबंध रखते हैं, ऐसा देखा जाता है। अर्थात एक चल में परिवर्तन होने से दूसरे मूल्य में अचल अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि। ये इसका उदाहरण होगा। हम जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि जो होगी वो 2 पाई r होगी। इस प्रकार त्रिज्या की नाप 2 पाई यानी अचल द्वारा गुणा करने पर वृत्त की परिधि का नाप मिलता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि त्रिज्या में परिवर्तन से वृत्त की परिधि के माप में अचल परिवर्तन या अचल अनुपात में परिवर्तन जो नीचे कोष्ठक में दिया गया है। अगर हमारी वृत्त की त्रिज्या 2 है तो उसकी परिधि 4 पाई कही जाएगी। अगर वृत्त की त्रिज्या हमारी 3 है तो उसकी परिधि 6 पाई कही जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमारे वृत्त की त्रिज्या 10 है तो उसकी परिधि 20 पाई यानी 20 पाई कही जाएगी। अगला पॉइंट हमारा होगा अचल गति से किसी पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय व पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी। यदि कोई पदार्थ प्रति घंटे 50 किलोमीटर की तेज़ी से गति करता है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसके द्वारा लगा हुआ समय निश्चित अचल अनुपात में वह पदार्थ दूरी तय करता है, जिसे कोष्ठक में नीचे दिया गया है। अगर हमारा कोई पदार्थ तय की गई दूरी में लगा समय घंटे में दिया हुआ है, 2 घंटे का समय लगता है, तो पदार्थ ने कितनी दूरी तय की हुई है? 100 किलोमीटर की दूरी तय की हुई है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है या तय कर रहा है, तो 3 घंटे में 150, 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
परंतु सामान्य वाणिज्य अर्थशास्त्र व सामाजिक विज्ञान में दो चलों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन अचल अनुपात में नहीं होते। जैसे कि यदि सतत 2 वर्ष के लिए अगले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वर्षा में 10% की वृद्धि हुई हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि फसल भी दोनों वर्ष समानुपात में बढ़ेगी। ऐसा होने के कारण यह है कि दोनों चल वर्षा और फसल दूसरे अन्य बहुत से तत्वों के प्रभाव अधीन बदलते हैं। इसलिए दोनों चलों में होने वाले परिवर्तन को आकस्मिकता का तत्व भी हैं। इसलिए दो सहसंबंधित चलों के युग्मों के अनुरूप एक ही सूरेख पर नहीं, परंतु उस सूरेख के आसपास हो सकते हैं। इस अध्याय में हम रैखिक सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। अब हम इस रैखिक सहसंबंध को सहसंबंध ही कहेंगे। सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा धन सहसंबंध और दूसरा होता है ऋण सहसंबंध। तो हम पढ़ेंगे धन सहसंबंध किसे कहते हैं और ऋण सहसंबंध किसे कहते हैं। जब दोनों सहसंबंधित चलों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, तब उसे दो चल के बीच धन सहसंबंध कहा जाएगा। इनके कहने का मतलब है जब दो सहसंबंधित चलों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तब उसे क्या कहेंगे? धन सहसंबंध कहेंगे। चाहे उस वस्तु का मूल्य बढ़ता हो या वस्तु की मांग क्या हो, लगातार बढ़ रही हो। वस्तु का मूल्य व पूर्ति, व्यक्ति की आय व खर्च, पति की आयु व पत्नी की आयु, किसी सड़क पर परिवहन की संख्या व दुर्घटना की संख्या, किसी वस्तु की बिक्री व लाभ, किसी क्षेत्र में फसल वर्षा व फसल के पैदावार, ये धन सहसंबंध को दिखाते हैं। अब ऋण सहसंबंध किसे कहते हैं? तो ऋण सहसंबंध के लिए यहाँ पर हम देखेंगे ऋण सहसंबंध जब दो संबंधित चलों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में हो। एक दूसरे की कैसी दिशा में हो? विरुद्ध दिशा में हो, उल्टी दिशा में हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऋण सहसंबंध कहा जाता है। जैसे वस्तु का मूल्य व मांग, व्यक्ति का खर्च व बचत, ठंडी के दिन में न्यूनतम तापमान व गर्म कपड़ों की बिक्री, समुद्र की सतह किसी स्थान पर ऊंचाई, उस स्थान में हवा के ऑक्सीजन का अनुपात, ये ऋण सहसंबंध को दिखाता है। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध का।